जी, आज की कहानी बिहार से है। वैसे तो अपराध के मामले में बिहार की काफ़ी बदनामी होती है और मुझे लगता है कि इसके पीछे काफ़ी हद तक सियासत भी जिम्मेदार है। लेकिन अपराध की घटनाएं हर जगह होती हैं। हाँ, बिहार से ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कुछ कम आती है, लेकिन आज जो कहानी सामने आई है उसके लिए बिहार पुलिस की तारीफ करनी होगी। और जब ऐसा एक्सेप्शनल केस है तो मुझे लगा कि इस केस के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। मामला बिहार के मोतिहारी ज़िले का है। 25 दिसंबर 2024 यानी पिछले साल क्रिसमस के रोज़ यहाँ मोतिहारी ज़िले में एक केसरिया पुलिस स्टेशन है। केसरिया पुलिस स्टेशन, इसी केसरिया पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह है जिसका नाम है 70 घाट पुलिया। इस 70 घाट पुलिया के नीचे लोगों की नज़र एक नौजवान की लाश पर पड़ती है। लोग लाश देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये लड़का किसी हादसे का शिकार हुआ है। हो सकता है पुलिया से गिर गया हो, कोई ऐसी बात हो। लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और डेड बॉडी को रिकवर करती है। तकरीबन यही समझिए कि 28-29 साल का वो लड़का होगा जिसकी वो बॉडी थी। पुलिस लाश का मुआयना करती है। उसके सिर पर चोट के निशान नज़र आते हैं, जिस्म के कुछ दूसरे हिस्सों में भी चोट नज़र आती है पुलिस को। पुलिस डेड बॉडी को रिकवर करती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और जैसा कि होता है पुलिस उस मरने वाले लड़के की पहचान पता करने की कोशिश करती है। अब पुलिस जो है आसपास के तमाम थाना इलाकों में इस एज ग्रुप के गुमशुदा लड़कों के बारे में पता करने की शुरुआत करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को ऐसे किसी लड़के के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यानी कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट भी आसपास के थाने में दर्ज नहीं है जिसमें उस कदकाठी का कोई लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल का हो, वो लड़का गायब हो। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि फिर ये लाश यहाँ आई कहाँ से, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है। अगर घर वालों ने कोई खोजबीन नहीं की तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब किसी के घर का बेटा अगर गायब हुआ है तो घर वाले तो बेचैन हो जाते हैं। पुलिस सोच में पड़ गई। इसी के साथ पुलिस ने उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी पुलिस ने इस डेड बॉडी की तस्वीरें जो है वो फ्लोट कराई, इस उम्मीद से कि अगर कोई डेड बॉडी को देखकर इसकी पहचान कर ले तो शायद मरने वाले लड़के की पहचान हो जाए और फिर कत्ल का मामला जो है उसे सुलझाया जाए, और अगर ये एक्सीडेंट का मामला है तो उसे भी पता किया जाए। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि उस लड़के की मौत हुई है। यानी सिर में किसी भारी चीज़ से या तो हमला किया गया या सिर जो है किसी भारी चीज़ से टकरा गया, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आती है। अब ये दो ही सूरत में हो सकता है, एक्सीडेंट के मामले में भी और मर्डर के मामले में भी। तो मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जब तक पुलिस केस को सुलझा न ले और जब तक ये ना पता कर ले कि मरने वाला लड़का कौन है, तब तक सुलझाना भी केस को नामुमकिन सी बात है। पुलिस की कोशिश चलती रहती है। डेड बॉडी से पुलिस को कोई आई कार्ड, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई दूसरा पेपर, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, इतना ज़रूर है कि लड़के के हाथ में एक स्मार्ट वॉच था उसकी कलाइयों पर। पुलिस वो स्मार्ट वॉच रिकवर करती है। अब पुलिस ये सोचती है कि कोई और क्लू तो है नहीं, इस स्मार्ट वॉच के ज़रिए इस केस को अब पुलिस सॉल्व करने के बारे में अपना दिमाग लगाती है और पुलिस को इसका एक आइडिया क्लिक भी करता है। पुलिस उस स्मार्ट वॉच में एक स्कैन कोड होता है, उस स्कैन कोड को पुलिस जो है वो रिट्रीव करती है और उस स्कैन कोड को दिल्ली में उस कंपनी के हेडक्वार्टर में भेजती है, जो कंपनी या समझ ले कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है, जो मेन डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा दिल्ली में उस स्मार्ट वॉच का, उसके पास, और बताती है कि ये जो स्कैन कोड है एक पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच का है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्मार्ट वॉच किसने खरीदा है और इसके पैसे किसने दिए हैं, कहाँ पर इसको बेचा गया था। पुलिस की ये कोशिश जो है रंग लाती है। तकरीबन महीने भर बाद दिल्ली से पुलिस को स्मार्ट वॉच की खरीद के बारे में रिपोर्ट मिलती है और उस लड़के के घर का पता मिलता है। पता चलता है कि वो लड़का जो है सारण के मसरख थाने के एकवना कंवलपुर गांव का रहने वाला है और लड़के का नाम है राहुल सिंह। यानी राहुल सिंह नाम के एक लड़के ने, जो सारण के मसरख पुलिस स्टेशन के एकवनापुर कंवलपुर का निवासी है, उसने ये स्मार्ट वॉच खरीदी है। दिल्ली से ये रिपोर्ट बिहार पुलिस के पास, मोतिहारी पुलिस के पास पहुंचती है। अब मोतिहारी पुलिस बगैर वक्त गंवाए हुए सीधे पहुंचती है राहुल के घर सारण में। घर वाले पुलिस को मिलते हैं। इनसे जब पुलिस राहुल के बारे में पूछताछ करती है तो घर वाले बहुत कोऑपरेटिव तरीके से जवाब नहीं देते। घर वालों की बातों से पुलिस को शक भी होता है और पुलिस को हैरानी होती है कि अगर इनके घर का बच्चा गुम हुआ है तो घर वालों को जितना बेचैन, जितना परेशान होना चाहिए उतना घर वाले परेशान लग भी नहीं रहे हैं। इन्होंने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज नहीं कराई। तो ये माजरा क्या है? पुलिस सोच में पड़ जाती है और पुलिस ये तय करती है कि वो घर वालों में से कुछ एक मेंबर को सस्टेन्ड इंटरोगेट करेगी, बहुत गहन उनसे पूछताछ करेगी। और इसी कोशिश में पुलिस राहुल सिंह के एक भाई, जो उससे उम्र में बड़ा है, जिसका नाम है पंकज, पुलिस उस पंकज को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ की शुरुआत करती है। पंकज पहले इधर उधर की तमाम कहानियां सुनाता है और बताता है कि ये जो राहुल है वो शराबी था,
शराब के नशे में धुत रहता था, कब वो घर आता था, कब जाता था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। तो राहुल जो है कहाँ गायब हो गया, उन्हें इसके बारे में नहीं पता। और चूंकि उसके आदत ऐसे थे, लक्षण ऐसे थे कि घर वालों ने भी उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। पंकज ने ये बात बताई, लेकिन पुलिस को फिर भी हैरानी हुई। पुलिस को लगा कि चलिए शराबी ही सही, लेकिन अगर कोई लड़का घर से गायब हो गया है और तकरीबन महीने भर का वक्त हो गया है और घर वाले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुलिस जो है पंकज सिंह से और सख्ती से पूछताछ करती है और आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे पंकज सिंह टूट जाता है और वो बताता है कि खुद उसने और उसके एक और भाई जो उससे उम्र में छोटा है, कम है, सोनू नाम है, उन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने तीसरे भाई राहुल की हत्या की है। और यह हत्या जो है कहीं सुनसान जगह पर, दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि घर के अंदर हुई है और परिवार के दूसरे लोग इस बात के चश्मदीद हैं, उन्होंने कत्ल होता हुआ देखा है। पुलिस हैरान थी कि घर के 2 बेटे मिलकर तीसरे बेटे की हत्या कर देते हैं और बाकी के घर वाले भी चुप लगा जाते हैं, ये क्या मामला है। और ये हत्या करने के बाद इतने दिनों तक मामला सुलझता नहीं है। अब जाकर इस केस का खुलासा होने की उम्मीद लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि डेड बॉडी जो है तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी में वहाँ कैसे पहुँचती है, ये सारे सवाल पुलिस के पास हैं। अब पुलिस पंकज के साथ साथ सोनू से भी पूछताछ करती है। पंकज से तो खैर पूछताछ हो ही रही है। इन दोनों से पूछताछ करके राहुल सिंह के कत्ल की असली कहानी सामने आती है। पता चलता है कि राहुल को शराब की बहुत बुरी लत थी, जैसा कि घर वालों ने पहले भी बताया था, और वो अक्सर शराब पीकर घर आया करता था, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इससे घर के लोग बहुत परेशान थे। 24 दिसंबर 2024 की रात को राहुल रोज़ की तरह घर शराब पीकर आया और उसने जो है घर वालों के साथ कहा सुनी लड़ाई झगड़े की शुरुआत कर दी। घर वाले पहले ही बहुत दुखी थे। इस बार लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और उसने अपने बड़े भाई पंकज सिंह का गला पकड़ लिया। अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हालांकि कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़ा भाई है पंकज, उससे रहा नहीं गया। उसने फिर ये जो राहुल है इसे धक्का दिया। सोनू भी था छोटा भाई, जो इस मामले में पंकज का साथ दे रहा था, क्योंकि राहुल गलत कर रहा था, उसे इस बात का पता था। तो पंकज और सोनू ने मिलकर, समझ लीजिए कि जब तीनों भाइयों के बीच में पहले कहा सुनी और मारपीट हुई, तो उस दौरान इन दोनों भाइयों ने मिलकर राहुल को धक्का दे दिया। और जब राहुल को धक्का दिया तो उसका सिर घर में बने हुए लोहे के गेट से जाकर टकराया और वहीं पर उसकी जान चली गई। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। और रात के अंधेरे में गांव में किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, खबर नहीं मिली। इन लोगों ने रात को ही बड़ी खामोशी से उसकी डेड बॉडी को रैप किया कपड़े में, और डेड बॉडी को बाइक पर बिठाकर ये लोग निकल गए अपने गांव से, जिस गांव का नाम मैंने आपको बताया, एकोना कमलपुर। और वहां से निकल गए तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी के उसी 70 घाट पुलिया तक। और वहाँ पर ले जाकर उनको जब लगा कि वो घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब यहाँ राहुल सिंह को पहचानने वाला कोई नहीं है, कल को अगर डेड बॉडी रिकवर भी होती है तो कोई नहीं पहचान पाएगा, ये सब सोचकर उन्होंने उसकी बॉडी को उसी 71 घाट पुलिया के नीचे जो है वो फेंक दिया। और तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके उसे ठिकाने लगाकर ये दोनों भाई वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर कल को इस मामले की तफ्तीश होगी तो बेशक उसकी बॉडी पे और कोई रेलिवेंट चीज़ मौजूद ना हो जिससे उसकी आइडेंटिटी पता हो, आई कार्ड या ऐसी ही कोई दूसरी चीज़, लेकिन एक स्मार्ट वॉच है। इस स्मार्ट वॉच के जरिए पुलिस पहुंच जाएगी, ऐसा उन लोगों ने सोचा नहीं था। या हो सकता है कि उन लोगों का दिमाग उस वक्त काम न कर रहा हो इतना स्मार्ट तरीके से कि स्मार्ट वॉच से भी पकड़ा जा सकता है। तो उन्होंने डेड बॉडी को वहाँ पुलिया के नीचे फेंका और फिर वो घर वापस चले आए। और तब से लेकर अब तक बड़ी खामोशी पूरे परिवार ने ओढ़ रखी थी। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो सच्चाई सामने आ गई और ये भी पता चल गया कि ये मामला जो है कत्ल का ही है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल के खुद सगे भाई हैं, जो उसके रोज़ रोज़ की शराबखोरी की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये थी आज की कहानी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन इस केस को सुलझाने में पुलिस को तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया, क्योंकि पुलिस उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थी जिन लोगों से पुलिस को उस स्कैन कोड से ख़रीदारी की डिटेल मिलनी थी। असल में उस स्मार्ट वॉच में जो स्कैन कोड था, उस स्कैन कोड से पुलिस ये डिटेक्ट करने में कामयाब रही कि उस स्कैन कोड के ज़रिए ये पता करने में कामयाब रही कि इस स्मार्ट वॉच को किसने सबसे पहले ख़रीदा था। तो उसमें मरने वाले नौजवान का नाम सामने आ गया और उसकी पहचान भी सामने आ गई और इस तरह केस जो है वो सुलझ गया।